तो हमारे एक्सपेरिमेंट का ऑब्जेक्ट है टू डिटरमाइन द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ ए गिवन वायर बाय डायनेमिकल मेथड यूजिंग मैक्सवेल्स नीडल। इस एक्सपेरिमेंट के लिए जो हमें ऑपरेटर्स की ज़रूरत पड़ने वाली है, सबसे पहला मैक्सवेल नीडल सेटअप, फिर स्टॉप वॉच, स्क्रू गेज, मीटर स्केल, एक्सपेरिमेंटल वायर, वेट बॉक्स। इस एक्सपेरिमेंट में जो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे एक्सपेरिमेंटल वायर का मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी निकालने के लिए, वो है द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ईटा ऑफ मटेरियल ऑफ वायर इज गिवन बाय ईटा इक्वल टू 2πl ब्रैकेट में ms माइनस mh कैपिटल L स्क्वायर बटे स्मॉल r टू द पावर 4 ब्रैकेट में t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर। इसमें जो टर्म्स यूज किए गए हैं वो हैं स्मॉल l लेंथ ऑफ एक्सपेरिमेंटल वायर, कैपिटल L लेंथ ऑफ हॉलो ब्रास ट्यूब यानी मैक्सवेल नीडल का लेंथ, ms जो है वो मास ऑफ ईच सॉलिड सिलेंडर। तो पूरे एक्सपेरिमेंट में 2 सॉलिड सिलेंडर और 2 हॉलो सिलेंडर का प्रयोग करते हैं, तो एक सिलेंडर का सॉलिड सिलेंडर का मास हमें पुट करना है, और यहाँ पे mh है मास ऑफ ईच ऑफ द हॉलो सिलेंडर। स्मॉल r है रेडियस ऑफ एक्सपेरिमेंटल वायर, कैपिटल T1 है टाइम पीरियड व्हेन सॉलिड सिलेंडर्स आर प्लेस्ड इनसाइड एंड हॉलो सिलेंडर आउटसाइड, T2 है टाइम पीरियड व्हेन सॉलिड सिलेंडर्स आर प्लेस्ड आउटसाइड एंड हॉलो सिलेंडर इन। तो पहले अरेंजमेंट में जब हमें इसका टाइम पीरियड T1 कैलकुलेट करना है, जिसके लिए सॉलिड सिलेंडर दोनों इनर पार्ट में रहते हैं, यानी इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन या एक्सिस ऑफ ऑक्सीलेशन के पास, और हॉलो सिलेंडर जो रहते हैं वो आउटर साइड में रहते हैं। तो इस अरेंजमेंट में जब हम इसका ऑक्सीलेशन का टाइम पीरियड निकालते हैं तो वो होगा T1, और सेकेंड अरेंजमेंट में मैक्सवेल नीडल में हम हॉलो सिलेंडर को एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास रखते हैं और सॉलिड सिलेंडर को आउटर पार्ट में रखते हैं। तो इस अरेंजमेंट में इस नीडल के ऑक्सीलेशन का जो टाइम पीरियड निकालते हैं वो है T2। नेक्स्ट इसका पार्ट आता है ऑब्जर्वेशन। तो सबसे पहले हम नॉर्मल मीटर स्केल की सहायता से एक्सपेरिमेंटल वायर का लेंथ मेज़र कर लेंगे, और लेंथ ऑफ मैक्सवेल नीडल, जो मैक्सवेल नीडल वो ट्यूब है उसका लेंथ उस पर लिखा रहता है, उसको हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। फिर हमने जैसा कि बताया 2 सॉलिड सिलेंडर यूज करते हैं, तो बारी बारी हम दोनों सॉलिड सिलेंडर का वेट करेंगे, तो मास ऑफ 1 सॉलिड सिलेंडर एंड मास ऑफ अदर सॉलिड सिलेंडर। फिर फॉर्मूले में हमें एक ही सिलेंडर का मास रखना होता है, तो एक्यूरेसी के लिए हम दोनों सिलेंडर के मास का मीन ले लेंगे। इसी प्रकार हम हॉलो सिलेंडर के साथ भी एक हॉलो सिलेंडर का मास, फिर दूसरे हॉलो सिलेंडर का मास, और फिर उसका मीन ले लेंगे, और स्क्रू गेज की सहायता से जो एक्सपेरिमेंटल वायर है उसका हम रेडियस यहाँ कैलकुलेट कर लेंगे। इतना करने के बाद फिर हम उसके बाद अब पहला अरेंजमेंट जब दोनों हॉलो सिलेंडर आउटर साइड में रखे हों और सॉलिड सिलेंडर इनर पार्ट में रखे हों, तो उसके लिए उसके ऑक्सीलेशन का टाइम पीरियड कैलकुलेट करेंगे, जिसके लिए ये मैंने ऑब्जर्वेशन टेबल पहले से ही बना रखा है। फिर ये पार्ट करने के बाद हम सेकेंड मेथड, यानी हम फिर सिलेंडर का पोजीशन चेंज करेंगे और इनर पार्ट में हॉलो सिलेंडर और आउटर पार्ट में सॉलिड सिलेंडर लगा के फिर से उसके ऑक्सीलेशन का टाइम पीरियड नोट करेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन हम अपने से तय कर लेंगे कि 5 ऑक्सीलेशन या 10 ऑक्सीलेशन, जितने ऑक्सीलेशन का हमें टाइम लेना है वो हम यहाँ निकाल लेंगे। फिर उसके बाद वहाँ से हम टाइम पीरियड कैलकुलेट कर लेंगे। तो इन सभी पैरामीटर को कैलकुलेट करने के लिए हम चलते हैं एक्सपेरिमेंटल सेटअप पे। ये है मैक्सवेल नीडल एक्सपेरिमेंट का सेटअप, जिसके सहायता से हमें एक अननोन वायर का मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कैलकुलेट करना है। ये है वायर का फिक्स सिरा, और इसका निचला सिरा ये इस प्रकार नीडल से लगा रहता है। इसको अगर और बारीक से देखें तो इसमें 15 सेंटीमीटर इधर और 15 सेंटीमीटर इधर, यानी इस नीडल का इफेक्टिव लेंथ 30 सेंटीमीटर होता है। इसमें 2 हॉलो सिलेंडर और 2 सॉलिड सिलेंडर होते हैं। ठीक है, तो ये 2 सॉलिड सिलेंडर हैं, ये 2 सॉलिड सिलेंडर होते हैं और 2 हॉलो सिलेंडर होते हैं।
तो हम इस एक्सपेरिमेंट का पहला पार्ट करेंगे। इस पार्ट में दोनों हॉलो सिलेंडर बाहर होंगे और दोनों सॉलिड सिलेंडर अंदर की ओर होंगे। तो इस केस में जो इस मैक्सवेल नीडल का जो टाइम पीरियड आएगा उसको हम T1 नाम देंगे। तो इसके लिए हम इसको इसके मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करेंगे और जब ये स्टेबल हो जाए तो इसको धीरे से हम छोड़ देंगे और जब एक दो ऑक्सीलेशन करके ये स्टेबल हो जाएगा तो मान लीजिए मैं यहाँ पे ये स्टॉप वॉच ऑन कर देता हूँ। तो अभी ये मीन पोजीशन के एक साइड आया, फिर उसके बाद वापस जब ये अपने इनिशियल पोजीशन में जाएगा तो एक ऑक्सीलेशन हो गया, फिर इधर आया, फिर से अपने इनिशियल पोजीशन पे जाएगा, दो ऑक्सीलेशन, ये और ये तीन ऑक्सीलेशन। मैं इसको 5 ऑक्सीलेशन के लिए करूंगा ताकि एक्सपेरिमेंट ज़्यादा लेंदी ना हो जाए। और ये 5वां ऑक्सीलेशन, तो ये मैं इस स्टॉप वॉच क्लोज कर दिया। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं इस केस में जो इसका टाइम पीरियड आया है वो 34 सेकेंड आया है 5 ऑक्सीलेशन का। तो आप एक ऑक्सीलेशन का यानी इसका जो टाइम पीरियड हो जाएगा वो 34/5 सेकेंड। अब इस एक्सपेरिमेंट के दूसरे पार्ट में हमें T2 कैलकुलेट करना है और T2 कब के लिए है? जब हमारे दोनों हॉलो सिलेंडर अंदर हों और दोनों सॉलिड सिलेंडर बाहर की ओर हों। तो मैं ये पूरा अरेंजमेंट फिर से सेट कर देता हूँ। इस बार दोनों हॉलो सिलेंडर को अंदर की ओर लगाएंगे और सॉलिड सिलेंडर को बाहर की ओर इस प्रकार से सेट कर देंगे। तो सेम प्रोसेस हमें इसमें भी रिपीट करना है। इसमें भी हम इसका टाइम पीरियड क्या, तो इस एक्सपेरिमेंट का सेकेंड पार्ट करने के लिए सबसे पहले मैं स्टॉप वॉच को फिर से 0 पे रीसेट कर लेता हूं और फिर से इसको इसके मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करके एक साइड हम इसको धीरे से छोड़ देंगे। तो फिर से जब ये इसी पोजीशन पे आएगा तो मैं फिर से वहीं पे स्टॉप वॉच को ऑन कर दूंगा। तो ये मैंने स्टॉप वॉच ऑन कर दिया। अब ये फिर से अपने मीन पोजीशन के एक साइड आएगा और फिर वापस जब दूसरे साइड जाएगा तो हमारा एक ऑक्सीलेशन हो जाएगा। इसी प्रकार मैं इसे भी 5 ऑक्सीलेशन के लिए कैलकुलेट करूँगा। तो इस केस में जब हमारा सॉलिड सिलेंडर बाहर की ओर है तो इसका ज़्यादातर मास अब इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन से थोड़ा सा किनारे की ओर शिफ्ट कर गया, यानी इसका रेडियस ऑफ गायरेशन बढ़ गया। तो जब रेडियस ऑफ गायरेशन बढ़ गया तो इसका टाइम पीरियड भी बढ़ जाएगा। जबकि पहले केस में हमारा हॉलो सिलेंडर बाहर की ओर था और सॉलिड सिलेंडर अंदर की ओर था, जिससे इसका ज़्यादातर मास का डिस्ट्रीब्यूशन इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास आके कॉन्सेंट्रेट हो गया था, जिसके कारण रेडियस ऑफ गायरेशन भी कम हो गया था। और रेडियस ऑफ गायरेशन कम होने के कारण उसका टाइम पीरियड भी कम हो गया था उस केस में। और ये आप देख भी सकते हैं यहाँ पे ये स्लो वाइब्रेटर है। तो ये हमारा 5वां ऑक्सीलेशन है। तो इस प्रकार मैं यहाँ पे ये स्टॉप कर देता हूँ। तो इस प्रकार से इस केस में 5 ऑक्सीलेशन में 53 सेकेंड लगा, यानी एक ऑक्सीलेशन में 53/5 सेकेंड। जबकि पहले केस में हमारा 5 ऑक्सीलेशन का समय 34 सेकेंड लगा था, यानी एक ऑक्सीलेशन 34/5। यानी जब दोनों सॉलिड सिलेंडर बाहर की ओर होंगे तो टाइम पीरियड ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि मास डिस्ट्रीब्यूशन एक्सिस ऑफ रोटेशन से थोड़ा किनारे शिफ्ट हो गया, जिसके कारण रेडियस ऑफ गायरेशन बढ़ गया और रेडियस ऑफ गायरेशन बढ़ गया तो इसका टाइम पीरियड भी बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार हमने T1 और T2 कैलकुलेट कर लिया। अब हमें इसमें 3 पैरामीटर और चाहिए। पहला इस निडल का लेंथ, तो वो हमने पहले ही आपको बताया 30 सेंटीमीटर। इसके अलावा ये जो वायर, जिस वायर का हमें मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कैलकुलेट करना है उसके लेंथ की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए हम एक नॉर्मल स्केल की सहायता से इसका लेंथ कैलकुलेट कर लेंगे। तो अगर मैं इसके ऊपरी भाग से लेके यहाँ तक का लेंथ कैलकुलेट करूँ तो ये स्केल में 46 सेंटीमीटर के आसपास आ रहा है। तो ये इस वायर का लेंथ हो गया। इसके अलावा हमें इस वायर के रेडियस की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो इस वायर का रेडियस कैलकुलेट करने के लिए हमें स्क्रू गेज का सहायता लेना पड़ेगा। स्क्रू गेज, तो स्क्रू गेज का प्रयोग हम कैसे करते हैं, कैसे स्क्रू गेज की सहायता से किसी वायर का रेडियस मेजर किया जाता है, इसको मैं अपने एक अलग सी वीडियो में कवर कर दूंगा ताकि ये एक्सपेरिमेंट ज़्यादा लेंदी ना हो जाए। तो इस प्रकार से हम इस स्क्रू गेज से इसका रेडियस, सबसे पहले हम इसका डायामीटर मेजर करेंगे।
इस स्क्रू गेज की सहायता से, और डायामीटर मेज़र करने के बाद हम उसको 2 से भाग दे के इसका रेडियस ले लेंगे। और इस प्रकार से सभी वो अननोन पैरामीटर जो एक्सपेरिमेंट से कैलकुलेट किए जा सकते थे हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम इसे फाइनल फार्मूले में पुट करके इसका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये मैंने ऑब्जर्वेशन टेबल फिल कर लिया है, जिसमें लेंथ ऑफ एक्सपेरिमेंटल वायर स्मॉल l इक्वल टू 0.46 मीटर एंड लेंथ ऑफ द मैक्सवेल नीडल कैपिटल L इक्वल टू 0.30 मीटर, मास ऑफ वन सॉलिड सिलेंडर इक्वल टू 0.344 kg एंड मास ऑफ अदर सॉलिड सिलेंडर इक्वल टू 0.344 kg। तो दोनों के मास का जब हम मीन लेंगे तो वो आएगा 0.344 kg। फिर मास ऑफ वन हॉलो सिलेंडर इक्वल टू 0.140 kg एंड मास ऑफ अदर हॉलो सिलेंडर वो भी इतने ही है 0.14 kg। तो इनका मीन दोनों हॉलो सिलेंडर के मास का मीन आएगा 0.140 kg। और लास्ट में ये जो हमने एक्सपेरिमेंटल वायर लिया था उसका रेडियस आएगा 0.48 इंटू 10⁻³ मीटर। एक्सपेरिमेंटल वायर का रेडियस स्क्रू गेज की सहायता से कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको मैं एक नेक्स्ट अलग से लेक्चर में कवर कर दूंगा। फिलहाल अभी हम यहाँ पे मेन एक्सपेरिमेंट पे फोकस करते हैं। फिर पहला पार्ट जब T1 कैलकुलेट कर रहे थे तो उसके लिए ये मैंने ऑब्जर्वेशन टेबल फिल कर लिया है। 5 ऑक्सीलेशन के लिए टोटल समय 34 सेकेंड, तो एक ऑक्सीलेशन के लिए 6.80। इसी प्रकार एक्यूरेसी और बढ़ाने के लिए ये मैंने 3 बार, एक बार 5 ऑक्सीलेशन, फिर 10 और फिर 15 ऑक्सीलेशन पे ये मैंने एक्सपेरिमेंट रिपीट किया, जिसमें इसमें हमारा जो मीन टाइम पीरियड आ रहा है वो 6.64 सेकेंड आ रहा है। ये तब के लिए है जब हमारा सॉलिड सिलेंडर इनर साइड में था और हॉलो सिलेंडर आउटर साइड में। फिर नेक्स्ट इसका जो ऑब्जर्वेशन का पार्ट है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम पीरियड T2, यानी जब सॉलिड सिलेंडर आउटर पार्ट में हो और हॉलो सिलेंडर इनर पार्ट में हो। तो इसमें भी मैंने 3 बार इसको किया, एक बार 5 ऑक्सीलेशन, फिर 10, फिर 15। तो ये इस प्रकार से टोटल टाइम आया था और फिर यहाँ पे ये टाइम पीरियड। तो जो इस केस में मीन टाइम पीरियड आया वो 10.58 सेकेंड आया है। अब हम इसके कैलकुलेशन के पार्ट पे आते हैं। तो कैलकुलेशन में ईटा इक्वल टू 2πl ms माइनस mh l स्क्वायर बटे r⁴ T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर। यहाँ पे 2 पाई का मान रख दिए हैं, L सभी वैल्यू यहाँ पे पुट करने के बाद फाइनल जो मैंने ये कैलकुलेशन इसका किया है तो हमारा जो गिवन वायर है उसके मटेरियल का मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी आ रहा है 1.47 इंटू 10⁻10 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो हम यहाँ पे रिजल्ट में मेंशन कर देंगे कि द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ गिवन वायर इज 1.47 इंटू 10⁻10 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अब लास्ट में इस एक्सपेरिमेंट के कुछ प्रिकॉशंस पे हम ध्यान देंगे। पहला प्रिकॉशंस है द एक्सपेरिमेंटल वायर शुड बी फेयरली थिन, लॉन्ग एंड यूनिफॉर्म इन क्रॉस सेक्शन, यानी जो वायर है वो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का होना चाहिए। ऐसा ना हो कि बीच में कहीं मोटा हो फिर पतला हो जाए, इस प्रकार का नहीं होना चाहिए वरना एक्सपेरिमेंट में एरर आ जाएगा। सेकेंड प्रिकॉशन है द वायर शुड बी ट्विस्टेड ओनली बाई ए वेरी स्मॉल एंगल। जब हम मैक्सवेल नीडल को उसके मीन पोजीशन से ट्विस्ट करते हैं तो वो बहुत अधिक एंगल पे नहीं होना चाहिए, स्मॉल एंगल पे ही ट्विस्ट होना चाहिए। लगभग 7 से 8 डिग्री, इवन 10 डिग्री तक हम इसको ट्विस्ट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। फिर नेक्स्ट प्रिकॉशन है द वायर शुड बी फ्री फ्रॉम किंग्स। वायर मुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए बिल्कुल। नेक्स्ट प्रिकॉशन है द मोशन ऑफ द निडल शुड बी प्योरली रोटेशनल इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन, यानी जब मैक्सवेल ऑक्सीलेट करे तो उसका जो ऑक्सीलेशन है, जो रोटेशन हो रहा है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में होना चाहिए, न कि वो वर्टिकल प्लेन में ऊपर नीचे भी ऑक्सीलेट कर रहा हो। ऐसे में हमारे वैल्यू में एरर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है नो पोर्शन ऑफ सिलेंडर शुड बी प्रोजेक्ट आउटसाइड द मैक्सवेल निडल। जब हम सिलेंडर्स को मैक्सवेल निडल में पुट करते हैं तो सिलेंडर का कोई भी पार्ट मैक्सवेल निडल के बाहर नहीं होना चाहिए। ये हमारे कुछ प्रिकॉशंस हैं। इसके वाइवा क्या पॉसिबल वाइवा क्वेश्चंस हो सकते हैं उसको हम लोग एक
नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे।